हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल सचिन देहाती ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत भाग 1। दोस्तों, आप सभी के लिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप सब लोग ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा घर था जिसके सामने 2-3 महंगी महंगी लग्जरी कार खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि वह गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा महंगी होगी। तो वहीं उस घर के अंदर, घर के बीचों बीच में कुछ नाश्ते का सामान रखा था और हाल में कुछ लोग बहुत ही प्यार से बैठकर बातें कर रहे थे। तो वहीं एक सोफे पर बैठा हुआ एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग अभी 28 साल की होगी, उसके फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच होगी, ब्लू साइको जैसी आइज साइज, पतले पतले से हाथ, परफेक्ट नोज, गोरा सा रंग और मुस्कुरालर और परफेक्ट बॉडी। वे किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वे उन सभी लोगों के बीच में एकदम से शांत से बैठा हुआ था। तभी एक 50 साल के लगभग की औरत, जिनका नाम जानकी देवी था, वह भी अपने सामने बैठे हुए इंसान से बहुत ही प्रेम से बोलती है कि अरे, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप लोग हमारी होने वाली बहू को तो बुलाइए, हम अपनी बहू को देखना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर सुरेश जी भी अपने पास बैठी हुई ममता जी की तरफ देखकर इशारा करते हैं और अपनी बेटी को लाने के लिए बोलते हैं। उनका इशारा समझकर ममता जी भी जल्दी से अपनी बेटी को लेने के लिए उसकी रूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर के बाद ममता जी के साथ लगभग 20 साल की लड़की, जिसने भी इस वक्त पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था, 5 फुट 4 इंच की हाइट, दूध जैसा गोरा रंग, बेदांग चेहरा और हिरणी जैसी आंखें जो हल्की हल्की सी ग्रीन थी, छोटी सी नाक, छोटे से और एकदम से गुलाबी होंठ, लंबे लंबे घने काले बाल जो इस वक्त खुले हुए थे, उनकी कमर तक आ रहे थे और हल्के हल्के से पीछे लहरा रहे थे। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और सुंदर और खूबसूरत थी, एकदम से परी जैसी लग रही थी। ममता जी भी श्रेया को लेकर एक खाली सी सोफे पर ला के बैठा देती है और फिर जानकी जी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाकर बोलती है कि बेटा, आप तो सच में वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, जैसा हमने सुना था एकदम वैसे ही हो आप। सिया की अभी अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी। उनकी बात को सुनकर हल्के से धीरे से बोलती है कि थैंक यू। उसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा धीमी थी, लेकिन किसी संगीत से कम नहीं लग रही थी। तो वही दूसरी तरफ पर बैठा हुआ लड़का, जिसका नाम अधीर कपूर था, उसने एक नज़र भी उठाकर सिया की तरफ नहीं देखा था। वह तो बस वहाँ पर अपनी दादी के साथ एक उनकी ज़बरदस्ती करने पर आ गया था, नहीं तो अधीर को शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो सुरेश जी, हमें तो श्रेया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम यह रिश्ता पक्का समझें। जानकी जी भी सुरेश जी की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलती है। तो सुरेश जी, जो कि अभी अपने सामने बैठे हुए ममता जी और अधीर को देखते हैं। अधीर, जो कि अभी पूरे इंडिया का टॉप बिजनेसमैन था, उसके बारे में कई कहानियाँ भी लिखी गई थी। अधीर, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला था, उसके गुस्से की काफ़ी तेज़ थी, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उतना ही ज़्यादा जिम्मेदार और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला था। तो सुरेश जी, जो कि अभी एक छोटी सी नौकरी करते थे, उन्हें बहुत ही अच्छे से मालूम था कि अगर वह अधीर के सामने उसकी दादी को इस रिश्ते के लिए मना करने की हिम्मत करेंगे तो शायद उसकी इस कीमत के बदले उनकी नौकरी भी खोनी पड़ेगी उन्हें। और भी फिर सुरेश जी उसके गुस्से को भी बहुत ही अच्छे से जानते थे। सुरेश जी भी उनकी बात सुनकर एक नज़र श्रेया की तरफ देखते हैं और फिर अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए धीरे से बोलते हैं कि जी, आप हमारी तरफ से भी यह रिश्ता पक्का समझिए, भला हम कैसे इस रिश्ते के लिए मना कर सकते हैं। उनका इतना बोलते ही जहाँ पर जानकी जी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती, तो अधीर का इसके प्रति कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह तो अभी भी वैसे के वैसे ही बैठा था, जैसे उसे इस रिश्ते से कोई भी फ़र्क ना पड़ रहा हो। तो वहीं श्रेया अब अपने पापा की तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ सुनती है, तो उसकी पकड़ भी अपने सूट पर एकदम से कसती जा रही थी। उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी आ जाती है
उसका सर हल्के से झुका होने की वजह से उसे कोई भी नहीं देख पाता है। जानकी जी भी उठकर श्रेया के पास जाते हुए उसके सिर पर बहुत ही प्रेम से हाथ को फेरती है और बोलती है कि बेटा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जानकी जी एकदम से ऐसे पूछने पर तो अब श्रेया सिर्फ अपना सिर हिला देती है, क्योंकि वह भी अपने पापा की बात को कभी टालना नहीं चाहती थी और आज तक उसने कभी भी अपने पापा की बात को नहीं टाला था। जानकी जी उसकी हाँ सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि सुरेश जी, अब हम चलते हैं। आप हमें अपने पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवा कर बता दीजिएगा, हम भी आपको बता देंगे। उनकी बात सुनकर तो सुरेश जी भी मुस्कुराकर खड़े होते हैं और फिर अपने हाथ को जोड़कर उनकी तरफ मुस्कुराकर बोलते हैं कि जी, आप हमसे बड़े हैं तो आप फिर जो को जोड़कर उनकी तरफ मुस्कुरा देते हैं कि जी, आप हमसे बड़े हैं तो आप फिर जैसा आपको ठीक लगे, हम तो उसी में खुश हूँ। आप जैसे चाहे वैसे इस शादी को कर सकती हैं। जानकी जी एक बार फिर से सिया की तरफ पलटी और फिर उसके गालों को छूकर प्यार से स्माइल करते हुए बोलती है कि अब आपको सीधा अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाने के लिए आएंगे हम। इतना बोलकर जानकी जी भी आधिर की तरफ देखती, जो कि अभी अपनी फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, जिसे देखकर जानकी जी भी अपना सिर हिला देती है और फिर उससे बोलती है कि अधीर, अब हमें चलना चाहिए। तो वही श्रेया, जिसने अभी तक एक नज़र उठाकर अपने आसपास नहीं देखा था, वह तो अभी भी अपनी नज़रें नीचे झुकाए खड़ी हुई थी। लेकिन जब उसके कानों में अधीर का नाम पड़ा तो उसने धीरे से अपनी गर्दन हल्के से ऊपर उठाकर अपने सामने सोफे पर देखती है तो अधीर ठीक उसके सामने वाले सोफे पर ही बहुत ही प्रेम से और अकड़ के साथ बैठा हुआ था। अधीर को देखकर श्रेया भी अपनी नज़रों को उससे हटा नहीं पाई। वह एक नज़र उसे देखती तो देखती ही रह जाती कि आखिर अधीर कपूर था ही इतना ज़्यादा हैंडसम कि वह एक टक बस अभी अधीर की तरफ ही देखे जा रही थी। उसे अधीर के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी श्रेया को वह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो वही अधीर जब अपनी दादी की बात सुनता है तो वह भी हल्के से सुकून में आ जाता है, जैसे अब जाकर उसके मन की कोई बात हुई हो। वह भी जल्दी से खड़ा होकर सीधा अपने घर से बाहर की तरफ निकल जाता है। अधीर ने भी एक नज़र श्रेया की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि जब श्रेया से आई थी तब से ही अधीर अपनी फ़ोन में बिजी हो गया था। उसने तो नज़र उठाकर श्रेया की तरफ देखा भी नहीं था। तो वही श्रेया अभी भी उसी की तरफ देख रही थी जहाँ से अभी अभी अधीर बाहर गया था। उसका ध्यान तब टूटा जब ममता जी ने उसे खड़ा करके अपने गले से लगाते हुए बोली कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि आज उसका रिश्ता एक इतने बड़े घराने में होने जा रहा है। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी इतने बड़े घर में बहू बन के जाएगी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तेरे लिए बच्चा। ममता जी भी प्रेम से उसके माथे पर किस करते हुए बोलती है तो श्रेया भी उसकी बात को सुनकर बस हल्के से मुस्कुरा देती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी सिर्फ अधीर के उस प्यारे से चेहरे पर था, जिस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। यह सब कुछ होने के बाद श्रेया भी सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो वहीं उसके मम्मी पापा आज बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपनी बेटी के लिए। अधीर सिया के घर से सीधा अपनी किसी मीटिंग के लिए निकल जाता है, तो वहीं जानकी जी भी सीधा घर के लिए निकल जाती है। करीब आधे घंटे में ही जानकी जी की गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकती है और एक गार्ड भी जल्दी से भागते हुए आया और फिर गाड़ी का गेट को खोल देता है। तो जानकी जी भी सीधा अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए गाड़ी से नीचे उतर जाती है और फिर बंगले के अंदर जाती है। जब वह घर के अंदर जा रही थी उनसे अचानक से कोई आकर टकरा गया था। जानकी जी के सामने की तरफ देखा तो एक लड़का, जिसकी उम्र अभी लगभग 23 साल की थी। लड़का जिसने अभी एक वाइट कलर की शर्ट और साथ में ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसका चेहरा
थोड़ा थोड़ा सा अधीर जैसा ही रहा था। वह भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन अधीर से थोड़ा सा कम ही लग रहा था। वह लड़का भी अधीर की तरह ही एकदम से परफेक्ट बॉडी में था। जानकी जी उसे देखकर थोड़ा सा खुश होते बोलती है कि अरे रोहन बेटा, आप भी ना कहाँ पर जा रहे हो, आप हमारे साथ आइए, हमें आपको कुछ बहुत ही अच्छे से बताना है। रोहन, जो कि अभी अधीर का छोटा भाई था, अपनी दादी की बात सुनकर वह भी एकदम से चुपचाप से उसके साथ आकर लिविंग एरिया में सोफे पर उसके पास आकर बैठ गया था। रोहन बोलता है कि जी दादी, आपको मुझसे क्या बात करनी थी, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे मेरे फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। दादी भी खुश होते हुए बोलती है कि हम आपके भाई अधीर का रिश्ता तय करके आए हैं। रोहन, जो कि अभी जानकी जी की बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, अधीर की बात आते ही वह एकदम से खड़ा होते हुए बोलता है कि दादी, आई थिंक कि मुझे देर हो रही है, मुझे अब जाना चाहिए, मैं आपसे बाद में बात कर मिलता हूँ। इतना बोलकर रोहन भी बिना उनकी बात को सुने हुए वहाँ से जाने लगा कि तभी उनकी उनकी जी पीछे से बोलती है कि अब तक उसे ऐसी गलती की सज़ा देगा तू जो उसने की ही नहीं, क्योंकि उससे बात नहीं करता है। तो उनकी बात सुनकर रोहन भी कुछ देर रुक और फिर बिना कुछ बोले ही तेज़ कदमों से घर से बाहर निकल गया। जानकी जी अभी रोहन को रोकना चाहती थी, लेकिन वह तब तक वहाँ से जा चुका था। जानकी जी भी उसे हैरानी से देखती रह गई थी। उसके दिल में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द उठ जाता है। इधर दूसरी तरफ एक रॉयल्स राय आकर एक आलीशान बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाती है, जिसमें से अधीर ब्लैक थ्री पीस सूट पहने हुए, आंखों पर ब्लैक कलर के गोगल्स को चढ़ाए हुए बहुत ही अकड़ के साथ बाहर निकलता है और जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और फिर अपने प्राइवेट लिफ्ट में चला गया, जो कि सीधा अधीर के फ्लोर पर आकर ही रुकती थी, जो कि फ्लोर पर आकर रुकती है, जो कि शायद उसी के लिए ही लगी हुई थी। अधीर लिफ्ट से निकलकर सीधा अपने कैबिन में जाता है और फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके सीट से अपना सर टिका लेता है और फिर आज जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ एकदम से सोचने लगता है। उसके दिल में बार बार सारी बातें घूमने लगती हैं। थोड़ी देर में ही उसके कैबिन की डोर पर नॉक होता है, जिस पे अधीर भी धीरे से मगर रबतदार आवाज़ में बोलता है कि कमीन रौनी, जो कि अभी अधीर का असिस्टेंट था, वह भी सीधा अंदर आ गया और फिर अधीर को गुड आफ्टरनून विश करते हुए एक फाइल को उसके सामने रखते हुए बोलता है कि सर, यू मिस्टर भल्ला को फाइल जो कि अपने मंगवाई थी। अधीर के सामने रखते हुए बोलता है। भी उस फाइल को देखकर उसे जाने के लिए बोलता है और फिर अपना काम करने लगता है। इस वक्त वह अपनी फाइल को पढ़ने लगता है, जो कि अभी उसने रौनी से मंगवाई थी। इधर इस वक्त सिया के घर में सुरेश जी और ममता जी की जानकी जी के साथ बात हो रही थी। जानकी जी उन्हें बताती है कि शादी की डेट 1 महीने के बाद है, उसके बाद सीधे 2 साल तक कोई भी डेट नहीं है, जिस पे सुरेश जी और ममता जी भी राज़ी हो गई थी। तो वहीं जब श्रेया को मालूम चला कि शादी की डेट 1 महीने के बाद ही है, वह भी जल्दी से अपने रूम में आ और फिर किसी को कॉल करके थोड़ी देर बात करने के बाद वह भी घर से बाहर निकल गई। वह अपनी स्कूटी को उठाती है और फिर घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में ही श्रेया एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकती है। वह जल्दी से अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगाकर उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। उसने इधर उधर देखा तो जल्दी से एक टेबल के पास जाकर थोड़े गुस्से से बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, यहाँ पर मेरी शादी तय हो गई है और तुम इतनी आराम से यहाँ पर खा पी रहे हो। उस टेबल पर श्रेया के ही एज का एक लड़का बैठा हुआ था, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था।
उसके हाथ में इस वक्त एक बर्गर था जिसे वह खा रहा था। लेकिन श्रेया की बात सुनकर वह लड़का भी श्रेया से की तरफ देखकर इस्माइल करते हुए बोलता है कि अरे क्यूटी, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? ज़रा सा आराम से बैठकर तो थोड़ा सा ठंडा पाओ यार। और वे लड़का भी कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोलता है तो श्रेया भी उसे घूरते हुए उसके सामने बैठते हुए गुस्से से बोलती है कि इस राहुल यार हर बात को मजाक में ले रहा है। तो तुम्हें मालूम है ना कि मम्मी पापा ने एक तो मेरी बिना मर्जी के बगैर मेरी शादी के लिए हाँ करवा दी है। उससे ऊपर से अब यह शादी की डेट में क्या करूं? मुझे अभी शादी नहीं करनी है यार। श्रेया भी टेबल पर हेड डाउन करते हुए बोलती है, अरे क्यूटी, क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही है? अंकल आंटी ने तेरे लिए फ़ैसला लिया है तो फिर सही होगा ना। अब चल जल्दी से थोड़ा सा चिल कर और यार खा ले। राहुल भी श्रेया का बर्गर खिलाते हुए बोलता है। श्रेया दूर कर राहुल को देखते ही स्माइल करने लगी। थोड़ी देर में ही उन्हें अपने पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, क्योंकि हुए चिपाई जी तो मेरी बेस्टी पर लाइन मार रहा है ना। क्या भूल मत, अब उसकी शादी होने वाली है तो तेरा कोई भी चांस नहीं चलेगा। उसके ऊपर उस लड़के की आवाज़ सुनकर राहुल का भी मुंह बंद गया था। तो वही श्रेया भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। राहुल पीछे देखता है जहाँ पर दोनों की ही एज की एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी। वह भी चलकर उसके पास जाती है और फिर राहुल के कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए वापस से बोलती है कि यार क्या यार चिपंजी, तू निकला कितना ज़्यादा खाता है। अब ज़रा सा इस भूखी सूखी लड़की को भी खिलाओ पिलाओ ताकि यह अपनी शादी तक थोड़ी सा पेट सेट हो जाए। यार वे लड़की भी हंसते हुए बोलती है। तो श्रेया और राहुल भी रूही की बात सुनकर एकदम से खड़े होकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर रूही जो जल्दी से उनसे दूर होते हुए हंसते हुए बोलती है कि अच्छा ठीक है, सॉरी मैं तो बस मजाक कर रही थी यार। श्रेया और राहुल उसे देखकर अपना सिर हिला देते हैं, जिस पर रूही भी श्रेया और राहुल के गले में हाथ डालकर बोलती है कि यार राहुल, मुझे ना हमारी श्रेया के लिए एक गाने का मन कर रहा है, कहो तो गाना गा दो। राहुल भी रूही की बात में हाँ मिला दिया और बोलता है कि हाँ ज़रूर। उसकी हाँ सुनते ही रूही ने भी चिल्लाकर गाना गाना शुरू कर दिया। जा कर ले तू उससे शादी, फिर शुरू होगी तेरी बर्बादी। और धोएगी तू कच्चे और गंदे गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बनके। हाँ जाएंगे तो एक बस हाउस वाइफ और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी। राहुल भी रूही के साथ श्रेया को आसपास घूमते हुए गाना गाने लगता है। तो वही श्रेया भी बस उन दोनों को गुस्से में घोरे जा रही थी। तो वहीं पर दोनों भी अब अपनी हंसी में मस्ती में गाने गाए जा रहे थे। राहुल, श्रेया और रूही तीनों ही एक कॉलोनी में बड़े पले थे। तीनों ही एक साथ अपना स्कूल कंप्लीट किए थे और तीनों ही एक साथ ही अब कॉलेज में भी थे। राहुल भी श्रेया और रूही का दोस्त कम सहेली ज़्यादा था। धीरे धीरे 1 महीना कैसे निकल गया था किसी को भी कुछ नहीं पता चला था। और आज श्रेया के घर में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो रही थी, क्योंकि आज श्रेया की हल्दी हो रही थी। फिर 1 दिन के बाद उसकी शादी भी थी। श्रेया भी अपने रूम में येलो कलर का लहंगा पहने होकर बैठी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसी के पास में रूही भी येलो कलर फ्रॉक सूट पहनकर उसके आसपास उसे तैयार कर रही थी। इस वक्त दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इधर दूसरी तरफ कपूर मेंशन में भी इस वक्त अधीर ने भी आज येलो कलर का कुर्ता और वाइट कलर की येलो कलर का कुर्ता और वाइट कलर की पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वह कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अधीर की हल्दी में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलवाया गया था, उसने बस कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलवाया गया था, जिसमें अधीर का बेस्ट फ्रेंड राज अपनी बीवी के साथ आया था। अधीर की हल्दी गार्डन में हो रही थी। गार्डन के बीचों बीच में हल्दी के लिए एक बड़ा सा स्टेज बनवाया गया था।
अधीर अपने दोस्त राज के साथ बाहर गया था और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। सबसे पहले दादी ने आगे आकर बहुत ही प्रेम से अधीर को हल्दी लगाई और फिर उसके बाद राज और नेहा भी अधीर को हल्दी कम लगाई, उसे हल्दी से नहला दिया था। ऐसे ही सबके हल्दी लगाने के बाद अधीर की नज़र स्टेज पर दूर खड़े रोहन पर गई थी। रोहन को ऐसे दूर खड़ा हुआ देखकर अधीर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। अधीर की नज़रों का पीछा करते हुए दादी भी जल्दी से रोहन के पास जाकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ जाकर अपने भाई को हल्दी लगाओ ना, आज उसकी शादी होने वाली है। क्या तब भी तुम मुझसे बात नहीं करोगे? सिर्फ ही बच्चे ही जल्दी लगाने के लिए रोहन भी उनकी बात सुनकर जल्दी से बोलता है कि दादी, मैं यहाँ पर आपकी वजह से आया हूँ, वरना मुझे किसी भी की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर जानकी जी भी धीरे से बोलती है कि रोहन बेटा प्लीज़, भाई है वो तेरा कब से उसकी बात सुनकर तुझे ही देखे जा रहा है। तू भी ना उसकी शादी की रस्में में शामिल हो जा प्लीज़। लेकिन तुम भी ना एक ही बात को बस पकड़ कर बैठे हो, एक ही बात पर अड़े हो। रोहन, आपको हमारी कसम, जाकर अधीर को हल्दी लगाइए अभी के अभी। जानकी जी भी एकदम से बोलती है तो रोहन, जो कि अभी बस वहाँ से जाने वाला ही था, जानकी जी की बात सुनकर वह एकदम से उनकी तरफ हैरानी से देखता है और वह रुक जाता है। वह भी अपने गगल्स अपनी आँखों पर चढ़ाते हुए अधीर की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाता है। वह अधीर के पास आया और फिर अपने हाथों में थोड़ी सी हल्दी लेकर अधीर के चेहरे पर लगा देता है और फिर बिना कुछ बोले, बिना किसी की तरफ चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी ही देर के बाद अधीर की झूठी हल्दी श्रेया के घर पर भिजवाता देती है उसे लगवाने के लिए। तो इधर दूसरी तरफ इस वक्त एक घर में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल हो रही थी। यह था श्रेया का घर। यहाँ पर अभी हल्दी की रस्में हो रही थी। श्रेया का हल्दी का फंक्शन आज उसके घर पर ही हो रहा था। श्रेया इस वक्त अपने हॉल में हल्दी के लिए लगाई गई छोटे से शर्ट पर बैठी हुई थी। अधीर की झूठी हल्दी आने के बाद श्रेया की जल्दी शुरू हो गई थी लगाना। सबसे पहले श्रेया को हल्दी उसकी माँ ने, ममता जी ने लगाई थी और फिर उसके बाद पापा सुरेश जी लगाए थे। थोड़ी देर के बाद रूही राहुल दोनों ही साथ में बैठकर श्रेया के सामने आकर बैठ गए और उसे हल्दी लगाने लगते हैं और फिर यह बोले कि उसे हल्दी से पोतले लगाने हैं। दोनों ही बेचारे उसे बहुत ही ज़्यादा पोत रहे थे। श्रेया उन दोनों से कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन उनसे भी थोड़ी सी हल्दी लेकर उन दोनों के ऊपर भी पोत दी। सभी लोग उन्हें वैसे देखकर थोड़ा सा हंस देते हैं और फिर थोड़ी देर में ही श्रेया को भी जल्दी ख़त्म हो गई और वह फिर अभी नहाने के लिए सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। आज श्रेया और अधीर की हल्दी का फंक्शन हो चुका था। नेक्स्ट डे आज अधीर और श्रेया की मेहंदी का फंक्शन होने वाला था। आज अधीर और श्रेया की मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए आज श्रेया भी नीचे हॉल में बैठी हुई थी। उसके आजू बाजू दो लड़कियां फंक्शन था, इसलिए आज श्रेया भी नीचे हॉल में बैठी हुई थी। उसके आजू बाजू दो लड़कियां जो कि उसके हाथों में बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगा रही थी। आज श्रेया ने भी डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें उसका दूध जैसा गोरा रंग काफ़ी ज़्यादा खिल रहा था। श्रेया पर हल्दी का रंग चढ़ चुका था, जिसमें उसकी स्किन थोड़ी सी ग्लो करने लगी थी और वह इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। श्रेया के आसपास रूही भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी और वहीं पर राहुल की हालात रूही ने अभी एकदम से टाइट कर रही थी। वे राहुल से कभी पानी मंगवाती तो कभी जूस मंगवाती तो कभी कुछ और खाने के लिए, जिस पर राहुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। श्रेया उन दोनों को देखकर हंस रही थी कि तभी एक मेहंदी वाली बोलती है, श्रेया मैम, आपके होने वाले हस्बैंड का नाम क्या है? तो वे श्रेया भी, जो कि अभी उन दोनों की कार्टूनों को देखने में बहुत ही बिजी थी
उस लड़के की बात सुनकर वह एकदम से बोलती है अधीर, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी एकदम से क्या बोला है, वह भी खुद की बात को याद करके एकदम से ब्लश करने लगी थी और उसके चेहरे पर एकदम से लाली आ गई थी। वहीं पास में बैठी रूही भी उसकी बात को सुनकर उसे छेड़ते हुए बोलती है कि ओहो देखो तो किसी को अपने होने वाले इर्जी ओजो का नाम कैसे रटा हुआ है। इतना बोलकर रूही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो रूही भी अब इस इतना बोलकर हंस रही थी तो सिया उसे घूर रही थी। बोलती है कि हाँ तो नाम ही तो मालूम है मुझे, बस हम और कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब तो शादी होने वाली है ना, तो फिर नाम क्या तुझे, उसके बारे में तो सब कुछ मालूम चल जाएगा। मेरी जान जो एक पत्नी को मालूम होना चाहिए। रूही भी उसकी तरफ अपनी आँख बिंग करते हुए बोलती है और मुस्कुरा देती है और रूही की बात का मतलब श्रेया को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है, जिस पे वह भी उसे आंखें दिखाकर चुप रहने के लिए बोलती है। मगर रूही भी वहाँ कम न थी, वह तो बार बार उसका मजाक बना रही थी, जिस पर वह बार बार उसे उसकी आंखों से दिखा रही थी। इधर दूसरी तरफ इस वक्त कपूर मेंशन भी में अधीर अपना बार बार उसे अपनी आंखों दिखा रही थी। इधर दूसरी तरफ इस वक्त कपूर मेंशन में अपनी हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और सभी के समझाने पर उसने भी बस थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों पर लगवा ली थी। जब मेहंदी वाली लड़की ने अधीर की तरफ देखा और कहा कि आपकी होने वाली वाइफ का नाम क्या है, उसने श्रेया का नाम पूछा तो अधीर भी एकदम से चुप हो गया, क्योंकि उसे तो अब तक श्रेया का नाम तक नहीं मालूम था। राज को कि अभी अधीर के पास ही बैठा था। अधीर कुछ न बोलने पर वह भी एकदम से बोलता है कि अरे भाई बता देना मेरी होने वाली भाभी का क्या नाम है। अधीर भी उसकी बात को सुनकर धीरे से अपनी कठोर आवाज़ में बोलता है कि यार मुझे नहीं पता है। राज जो कि अभी गोल्ड ड्रिंक पी रहा था। अधीर की बात सुनकर सारी की सारी गोल्ड ड्रिंक उसके पास बैठी हुई नेहा जो कि अभी मेहंदी लगा रही थी उसके ऊपर उड़ा दी जाती है। नेहा उसके ऐसे करने पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलती है कि राज पागल हो जाएगा क्या, आप मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए आपने, अब मैं तुम्हें चेंज कैसे करूँगी बताइए। यदि बेबी तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं हूँ न, मेरे तुम्हारे कपड़े बदल दूँगा। राज भी अपनी ही मस्ती में बोला देता है तो नेहा भी पैर पटकते हुए गुस्से से रूम की तरफ चली जाती है। उसके पीछे पीछे राज भी एकदम से मिमियाते हुए बोल चला गया था। राज की शादी को अब 2 महीने हुए थे और इसलिए ही दोनों अभी ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। अधीर भी अब चुपचाप से बैठा हुआ था, तभी जानकी जी भी उसके पास आती हैं और उसके सिर अपने हाथ को फेरते हुए मुस्कुराकर बोलती है कि श्रेया का नाम है मेरे अधीर की पत्नी। कल वह लड़की भी हाँ अपना सिर हिला देती है और फिर श्रेया का नाम अधीर के हाँ पर बहुत ही प्यार से लिख देती है। इस तरह अधीर और श्रेया की मेहंदी भी ख़त्म हो जाती है और आज श्रेया और अधीर की शादी होने वाली थी। श्रेया का घर छोटा होने की वजह से उसकी शादी घर से ना होकर अधीर की एक बड़े से होटल से हो रही थी, जो कि जानकी जी के कहने पर सुरेश जी ने हाँ भी कह दिया था और वह भी होटल से शादी करने के लिए मान गए थे। तो आज उन दोनों की शादी एक बड़े से लग्जरी से होटल में हो रही थी। इधर दूसरी तरफ इस वक्त कपूर मेंशन में अपनी अधीर की बारात जानी थी, जिसके चलते पूरे कपूर मेंशन में चहल पहल हो रही थी। सभी लोग तैयार होकर नीचे हॉल में खड़े थे, अधीर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारा हीरो तो अभी तक तैयार होकर नीचे ही नहीं आया। थोड़ी ही देर में अधीर भी सभी को सीढ़ियों से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी की आंखें
मानो उसी पर ही आकर एकदम से ठहर गई हो। अधीर ने इस वक्त गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, जिस पर उसी की मैचिंग का चेहरा भी पहना हुआ था, और हाथ में कटार और कंधे पर गोल्डन दुपट्टा, पर चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह चुपचाप से आकर नीचे खड़ा हो गया, और आज वह किसी लिहासत के राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर आज कोई भी लड़की शायद उस पे अपना दिल हार जाती है, और शायद उसके पीछे पूरी तरह से पागल हो जाती है। दादी भी उसे देखकर उसकी नज़र को उतारते हुए उसकी आरती करती है, और फिर उसके सोने से माथे पर तिलक कर देती है। और फिर थोड़ी ही देर में सभी लोग व्यंजन से बाहर आकर देखते हैं, एक घोड़ी को बहुत ही अच्छे से सजा कर बाहर खड़ा किया गया था। इसी पे ही आज अधीर अपनी बारात को लेकर जाएंगे। इसके आसपास बैंड बाज रहा था। राज भी खुश होते हुए अधीर को अपने साथ उस घोड़े के पास लेकर उस पर बैठा देता है, और फिर पास में खड़ा हुआ घोड़ी का मालिक अधीर के ऊपर एक छत कर देता है, और फिर अब अधीर का पूरा रॉयल प्रिंस जैसा लग रहा था। शादी मेंशन से थोड़ी दूर बने हुए होटल से ही हो रही थी। सभी ने भी आधा रास्ता एकदम से गाड़ियों से तय किया, और फिर आधा पैदल चलते हुए और नाचते हुए सभी लोग अधीर की शादी में खूब सारा डांस करते हुए और फिर गाना भी गा रहे थे, सिवाय रोहन की। रोहन चुपचाप से अपनी गाड़ी में उनके पीछे की तरफ जा रहा था। अधीर भी बार बार पीछे आ रहे थे। स्पॉटलाइट कार को देख रहा था, जो कि रोहन की थी, जिसे राज भी नोटिस कर लेता है। वह भी अपनी अधीर को एक नज़र देखकर जल्दी से रोहन की कार के पास गया, और फिर उसे ज़बरदस्ती अपने हाथ बाहर खींचे कर ले आता है डांस करवाने के लिए। राज ज़बरदस्ती रोहन को डांस करवा रहा था, जिसे देखकर अधीर के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन वह जल्दी ही से छुप जाती है, क्योंकि अभी रोहन भी बेगम से ही डांस कर रहा था। अधीर को अंदर ही अंदर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था अपने भाई का ऐसा बिहेव देखकर। इधर दूसरी तरफ होटल में इस वक्त होटल के एक कमरे में श्रेया भी दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी हुई थी। उसने आज इस वक्त डार्क रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो उसके गोरे से रंग पर बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। श्रेया ने इस वक्त लहंगे की मैचिंग की ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। आज वह भी कहीं की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वह भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सा दिख रहा था। वह भी अपने पास बैठी हुई रूही से बोलती है कि यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं मैं वहाँ पर कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी या फिर नहीं। रूही, जिसने आज डार्क पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था, वह भी आज बहुत ही फिर नहीं। रूही, जिसने आज ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, वह भी आपको तैयार करते हुए बोलती है कि यार, शादी से पहले तो हर लड़की को डर लगता है ना, तो इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही है। तो बस एकदम से चिल मार के यार। रूही उसे भी शांत कराते हुए प्यार से बोलती है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है यार। कैसे यह नए रिश्ते, नए घर, मेरा मतलब है कि यार सब कुछ नया नया। श्रेया भी आंखों को बंद करते हुए बोलती है। तो रूही, जो कि आज श्रेया को डरा हुआ देखकर उसका भी माइंड एकदम से डिस्टर्ब करते हुए बोलती है कि यार, अच्छा या सारी बातें को छोड़ दूँ, मुझे यह बता कि तूने मेरी फर्स्ट नाइट के लिए यह प्लान किया है तो क्या करेगी। रूही भी शरारत से वापस से बोलती है, बता यार, अपनी फर्स्ट नाइट को स्पेशल बनाने के तूने कुछ यूनिक सी नाइटिंग खरीदी भी है या फिर नहीं, बस ऐसे ही डर रही है। तो जैसे अपनी मूवी में देखते हैं ना। तो ही रूही की बात तो सुनकर तो श्रेया भी एकदम से हल्के से खामोशी से और हैरानी से उसकी तरफ देखती है, और फिर उसका चेहरा तो टमाटर की तरह लाल हो गया था। वे उसे आंखें दिखाते हुए बोलते हैं कि यार, पर मैं तुझे अपनी परेशानी बता रही हूँ, और तू है कि तू फालतू की बकवास करके मुझे और ज़्यादा डरा रही है।
बदतमीज। दोस्तों कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं दूसरे भाग में।